हेलो फ्रेंड्स। हमारा ऑनलाइन क्विज़ ऐप वाला जो प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमने देखा पिछले वीडियो लेक्चर में कैसे सर्टिफिकेट का पीडीएफ जनरेट करवाना है एंड हम जो है रिज़ल्ट को भी डिस्प्ले करवाया। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम सीएसवी फाइल के थ्रू क्वेश्चंस को अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी अपलोड करवाया था पहले। हमने ये seed_questions.py फाइल बनाई थी, इसके थ्रू हमने क्वेश्चंस को अपलोड करवाया था। और आप चाहो तो जेंगो का जो डिफ़ॉल्ट एडमिन पैनल होता है वहाँ पे जाके भी क्वेश्चंस को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, एडमिन पैनल के अंदर मैंने पूरा सेट करके आपको दे दिया था। आप admin.py में देख सकते हो। हमने ये सारा जो 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 हमारे मॉडल्स हैं उन सबको रजिस्टर कर दिया था, तो इजीली हम जेंगो एडमिन पैनल पे जाके भी क्वेश्चंस को अपलोड कर सकते हैं। बट आज हम कुछ नया सीख लेते हैं कि CSV फाइल से हमें कैसे डेटा जो है अपलोड करवाना है और उसको कैसे हमें डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। CSV फाइल से पहले हम देख लेते हैं लीडर बोर्ड, जहाँ पे हम टॉप जो रिजल्ट्स होंगे, मतलब जो जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा आए होंगे इस क्विज़ के अंदर, उनको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, बाकी सब आई थिंक हो चुका था। अगर कुछ मिसिंग हो जो मैंने आपको डेमो में दिखाया हो स्टार्टिंग वीडियो में और इसमें नहीं हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज़ जहाँ तक मुझे लगता है कि हमने सब कंप्लीट कर लिया है। बस ये लीडर बोर्ड और CSV इंपोर्ट वाला हमारा बचा हुआ है। तो इस लीडर बोर्ड पहले हम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का रहेगा। लीडर बोर्ड में हम क्या करेंगे, जो टॉप 10 रिजल्ट्स होंगे उनको दिखा देंगे, है ना। अगर टॉप 10 रिजल्ट्स अवेलेबल होंगे तो वो हम दिखाना चाहते हैं। भले ही 20 रिकॉर्ड्स हों, 30 रिकॉर्ड्स हों, लेकिन मैं चाहता हूँ एटलीस्ट मुझे लीडर बोर्ड के अंदर जो टॉप 10 रिकॉर्ड्स हों, टॉप 10 मतलब जिनके स्कोर जो हैं सबसे ज़्यादा हों, वो रिकॉर्ड्स आएँ। और टॉप 10 रिकॉर्ड्स हम दिखाते हैं यहाँ पे कि अगर जिसने ज़्यादा मार्क्स अचीव किए हैं तो वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। और अगर मार्क्स सेम होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे टू 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 मार्क्स वाले लगातार 4 स्टूडेंट हैं, है ना। तो जिसने पहले अटेम्प्ट किया होगा वो हम पहले दिखा देंगे। ठीक है, अगर मार्क्स सेम होंगे तो फिर हम टाइम वाला सिस्टम भी यूज़ कर लेंगे कि किसने पहले स्टार्ट किया था उसका पहले दिखा दो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पेज हमें बनाना है। पहले इसका बना लेते हैं हम, API बना लेते हैं, सॉरी फंक्शन बना लेते हैं, व्यू फंक्शन। API तो हम जब रिएक्ट के साथ यूज़ करते हैं, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, उसको हम API बोलते हैं। इसको भी API बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिफाइन, और ये देखो हिंट भी आ गया मुझे, लीडर बोर्ड। लीडर बोर्ड रिक्वेस्ट, और ठीक है, तो डिफाइन लीडर बोर्ड, इसमें हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लिया। अब इसमें हमें क्विज़ अटेम्प्ट, कितने लोगों ने क्विज़ को अटेम्प्ट किया है, क्विज़ अटेम्प्ट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है। प्लेयर की इन्फॉर्मेशन, स्कोर, कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था, कितना स्कोर हुआ था, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्विज़ अटेम्प्ट मॉडल के अंदर है। क्विज़ अटेम्प्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और इसमें हमने कर दिया कंप्लीटेड एट इस नल को कर दिया फॉल्स। हमने बता दिया कि हमारा जो कंप्लीटेड एट है उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा जो क्विज़ है वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किए और बंद कर दिया, वो नहीं, वो कंप्लीशन नहीं है। कंप्लीशन क्या है, जिसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जितने भी हमने डिसाइड किए थे, 5 क्वेश्चन थे या जितने भी आपने डिसाइड किए होंगे, तो वो सारे अटेम्प्ट किए हैं, उसका रिजल्ट भी आया है, तो उसका कंप्लीशन टाइम की वैल्यू नल नहीं होगी। ठीक है, अगर कंप्लीटेड एट के अंदर हमारा क्या है, वैल्यू है, तो हम वही रिकॉर्ड्स को निकालेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑर्डर बाय कर दिया,
माइनस स्कोर। ठीक है, माइनस मतलब डिसेंडिंग के फॉर्म में आएगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा होगा, है ना, जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वो रिकॉर्ड हमें पहले डिस्प्ले होगा, हमारी क्वेरी सेट में वो पहले आएगा। और यहाँ पे मैं कंप्लीटेड एट की जगह लगा देता हूँ स्टार्टेड एट। कंप्लीटेड एट भी लगा सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जिसका पहले कंप्लीट हुआ था। तो सीधी सी बात है, जिसका पहले स्टार्ट होगा तो वो पहले कंप्लीट भी होगा, ऐसा लगा सकते हैं, या कंप्लीटेड एट भी गलत नहीं है। ठीक है, स्टार्टेड एट लगा दो या कंप्लीटेड एट लगा दो। तो मैं टॉप 10 रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिमिट कर दिया, स्टार्टिंग से लेके 10 रिकॉर्ड्स को आप निकाल दो, और जो डेटा मेरे पास आएगा उसको मैंने टॉप अटेम्प्ट्स नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया, एंड कंटेक्स्ट के अंदर मैंने ये पास कर दिया। ठीक है, अब इस पेज को मैं बना लेता हूँ जहाँ पे ये डेटा मुझे डिस्प्ले करवाना है। तो टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने दे दिया लीडर बोर्ड डॉट एच टी एम एल। ठीक है, लीडर बोर्ड डॉट एच टी एम एल। तो डिज़ाइन करते हैं इसको। डिज़ाइन में यूज़ कर लेता हूँ रिव्यू वाले पेज का, कुछ कॉपी कर लेता हूँ, लाइक इतना पार्ट मैंने कॉपी कर लिया। तो रिव्यू वाले पेज का मैंने कुछ पार्ट यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। हम्म, ठीक है, तो अब काफ़ी सारे डिव वगैरह मिसिंग होंगे, लाइक ये वाला डिव हम क्लोज कर देते हैं, और एक ये वाला डिव क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लेते हैं, ये कॉलम वाला डिव बचा हुआ है, देखो ये वाला डिव तो यहाँ पे एंड हुआ था, ये कॉलम वाला डिव भी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, और ये रो वाला डिव भी हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो सभी जो डिव हैं वो प्रॉपरली ओपन क्लोज हो रहे हैं, सभी टैग आप चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका आउटपुट भी हम साथ में देखते जाते हैं। चलो पहले कुछ चेंज कर लेते हैं एटलीस्ट। देखो ये डिज़ाइनिंग तो हमने एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट को स्टार्ट किया, हमने रो बनाया, सेंटर में कर दिया कॉलम को, और अब इसमें मुझे कैसा चाहिए आउटपुट, इसमें मुझे यहाँ पे लीडर बोर्ड दिखाना है, और एक होम का लिंक में देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। तो ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन लगा दिया, अलाइन आइटम्स सेंटर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीडर बोर्ड। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे डिव वगैरह हटा देते हैं, इस डिव को हटा दिया, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया लीडर बोर्ड। लीडर हेडिंग के अंदर रख देते हैं, एक हेडिंग यूज़ कर लेते हैं H4, और H4 के अंदर हमने रख दिया लीडर बोर्ड। और उसके बाद ठीक है, देखो ये डीफ्लेक्स यूज़ किया हुआ है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन से आपको पता है एक एलिमेंट हमारा लेफ्ट कॉर्नर में आएगा, दूसरा हमारा राइट कॉर्नर में आएगा इस कॉलम के अंदर। तो दूसरे कॉलम में हम चाहते हैं एक होम पे जाने का लिंक आ जाए। ठीक है, तो मैंने दे दिया एंकर टैग, और ये होम पे जाने का लिंक दे दिया। एंकर टैग href इक्वल टू, ये हमें इस वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देगा, और ये हमने इसका डिज़ाइन दे दिया बटन आउटलाइन सेकेंडरी, और बटन को छोटा करना हो तो छोटा कर सकते हो। ठीक है, पहले देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे देख पाऊँगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पाथ प्रोवाइड कर देता हूँ, पाथ। ठीक है, तो ये पाथ हमने यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद यहाँ पे जो नाम हमने यूज़ किया है क्विज अंडरस्कोर लीडर बोर्ड, तो ये मुझे देना पड़ेगा कहाँ पे,
होम वाले पेज पे। तो मैं जाता हूँ होम डॉट एच टी एम एल पे, और होम डॉट एच टी एम एल पे आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे हम वो पाथ प्रोवाइड कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट और क्विज अंडरस्कोर लीडर बोर्ड। ठीक है, यूआरएल का जो नाम था वो हमने यहाँ पे दे दिया। अब आप इसको रिफ्रेश करोगे, लीडर बोर्ड पे जाओगे, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है अनक्लोज्ड टैग। अच्छा, ये हमने जो ब्लॉक कंटेंट स्टार्ट किया था इसको हमने एंड नहीं किया, तो ये हमने ऊपर स्टार्ट किया था तो इसको हमें एंड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया एंड, एंड ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक कंटेंट ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये एंड ब्लॉक कर दिया। हम्म तो ये देखो लीडर बोर्ड आ गया और ये होम आ गया। होम को अगर थोड़ा छोटा करना है तो आप बटन स्मॉल लगा सकते हो। ठीक है ना। यहाँ जो इमेज आप देख रहे हो इसमें मैंने कार्ड के अंदर ही ये दोनों रखे हुए हैं, लीडर बोर्ड और होम, बट यहाँ पे मैंने बाहर रख लिया और कार्ड मैंने नीचे बना लिया। ठीक है, यहाँ पे कार्ड के हमने बाहर रख लिया है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे देखो ये कार्ड लेआउट हमने बनाया, कार्ड शेडो दे दिया, बॉर्डर्स दे दिया, मार्जिन दे दिया बॉटम से 3, और यहाँ पे हमने पैडिंग दे दिया, है ना। कार्ड से आपको पता है बॉर्डर्ड बॉक्स आ जाता है, जिसका बॉर्डर तो 0 कर दिया बट शेडो दे दिया और मार्जिन दे दिया। फिर पैडिंग के लिए कार्ड बॉडी और पैडिंग दोनों से पैडिंग आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर टेबल बनाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सीधे हम टेबल बनाना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ठीक है, तो मैंने एक डिव बनाया। ठीक है, डिव ओपन किया, डिव को क्लोज किया और डिव के अंदर टेबल रिस्पॉन्सिव लगा दिया। टेबल रिस्पॉन्सिव लगाने के बाद मैंने इसके अंदर एक टेबल बना लिया। टेबल ओपन, टेबल क्लोज, एंड देन आफ्टर मैंने क्लास यूज़ कर लिया टेबल। ठीक है, टेबल क्लास यूज़ किया ताकि हमारा जो टेबल है वो रिस्पॉन्सिव हो जाए, और अलाइन मिडल कर दिया ताकि जो भी हमारा कंटेंट रहे वो वर्टिकली मिडल में रहे। टी हेड, आई थिंक वर्टिकल मिडल होता है इससे, या फिर हॉरिजॉन्टल होता है, या ठीक है, चलो अभी हटा के देख लेते हैं। ठीक है, टी हेड लगा दिया मैंने इसमें। ठीक है, मिडल तो आता है, वर्टिकल मिडल होता है या हॉरिजॉन्टल, वो मेरे को इतना ध्यान नहीं है अभी उसका, बट ऑप्शनल है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वो क्लास हमें लगाना। ठीक है, टी आर के अंदर हमने टी एच का यूज़ कर लिया। हेडिंग मुझे क्या क्या दिखाना है, सीरियल नंबर हो जाएगा, फिर नाम हो जाएगा। ठीक है, नेम, डिफ़िकल्टी, और उसके बाद स्कोर और डेट। ठीक है, तो मुझे नाम को डिस्प्ले करवाना है, मुझे डिफ़िकल्टी लेवल कौन सा था, हार्ड था या इस, ठीक है, इजी था, हार्ड था, मीडियम था, जो भी डिफ़िकल्टी लेवल था वो। स्कोर क्या था वो। स्कोर के अलावा डेट क्या, जो भी डेट होगा। हम्म, ठीक है, तो अब इन सब का हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करवाना है। तो ये तो हमारा इस तरीके से ये क्रिएट हो गया। ठीक है, टेबल में आपको और भी जो स्टाइलिंग लगानी है, बॉर्डर देना है बॉर्डर दे सकते हो, टेबल स्ट्रिप्ड लगाना है वो लगा सकते हो।
तो टी हेड के बाद हम बनाते हैं टी बॉडी, और टी बॉडी के अंदर हम, ठीक है, ये टी बॉडी मेरा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और टी बॉडी को हमें एंड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टी बॉडी हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये एंड हो गया। इसके अंदर हमने क्या किया, 4 अटेम्प्ट इन टॉप अंडरस्कोर अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो ये टॉप अटेम्प्ट हमने यहाँ पे पास किया था। आप देख सकते हो इस लीडर बोर्ड में हमने ये जो कंटेक्स्ट में की को प्रोवाइड कर दिया है, टॉप अंडरस्कोर अटेम्प्ट्स को। इसके अंदर हमारे ये सारे जो टॉप अटेम्प्ट्स होंगे वो रखे हुए हैं, क्वेरी सेट हमारा रखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। और लीडर बोर्ड के अंदर टॉप अटेम्प्ट को हमने यहाँ पे लूप किया ताकि एक एक रिजल्ट हम यहाँ पे निकालें अटेम्प्ट के अंदर, और फॉर लूप डॉट काउंटर लगा दिया ताकि, ठीक है, फॉर लूप डॉट काउंटर से तो ये नंबर आ गया 1 2 3 4। उसके बाद हमारा अटेम्प्ट डॉट प्लेयर का नाम आ गया। ठीक है, ये प्लेयर का नाम आ गया जिसने भी अटेम्प्ट किया होगा, और डिफ़िकल्टी लेवल टाइटल कर दिया ताकि पहला लेटर कैपिटल हो जाए, है ना। तो ये पहला लेटर कैपिटल आ गया। और अटेम्प्ट डॉट स्कोर, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अटेम्प्ट डॉट स्कोर, एक काम करते हैं इसको, ये जो स्कोर है यहाँ पे मैं डिवाइड बाय 10 न लगा के, हाँ लगा सकते हैं, टोटल क्वेश्चन कितने थे वो लगा सकते हैं, बट ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक बैच के अंदर डाल देते हैं। इसको यहाँ से मैंने कट किया, एक स्पान बना लिया, स्पान के अंदर मैंने इसको रख दिया। ठीक है, ऐसा लगा सकते हो चाहो तो, कितना स्कोर आया कितने में से, है ना, टोटल क्वेश्चन कितने थे वो आप दे सकते हो, या फिर ज़रूरी नहीं है, आप केवल स्कोर भी दिखा सकते हो। और क्लास लगा दो यहाँ पे बैज, और बेज प्राइमरी या फिर बेज सक्सेस लगा देते हैं। ठीक है, तो बेज सक्सेस मैंने कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, है ना। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा है तो आप केवल इतना दिखा दो कि स्कोर कितना था, है ना, ये आपकी चॉइस है। अगर आपको कितने मार्क्स आए कितने में से ऐसा दिखाना है तो आप वो टोटल क्वेश्चन भी दिखा सकते हो। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ केवल स्कोर दिखाना है। अलाइन मिडल एक बार लगा के देखता हूँ मैं, तो मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि अलाइन मिडल जो होता है वो हमारा, अलाइन मिडल आई थिंक कुछ काम नहीं कर रहा, अलाइन मिडल, ठीक है, अलाइन मिडल तो यहाँ पे मेरा कोई वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, वर्टिकली मिडल करता होगा आई थिंक ये, अलाइन मिडल मार्जिन बॉटम से 0। ठीक है, कोई ख़ास यूज़ नहीं आ रहा इसका अलाइन मिडल का, तो हम हटा देते हैं। ठीक है, बाकी बॉर्डर वगैरह आपको लगाना हो तो लगा सकते हो, टेबल स्ट्रिप्ड लगा सकते हो। हम्म, ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कुछ इसी तरीके का आ रहा है, सीरियल नंबर, नेम, डिफ़िकल्टी, स्कोर और डेट। ठीक है, यहाँ पे डेट भी आपको डिस्प्ले हो गई। ओके, परफेक्ट। डेट को थोड़ा और अच्छे से फॉर्मेट करना है तो और भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं इसमें। हम्म, ठीक है, वैसे ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, कंप्लीशन डेट जो है हमने यहाँ पे ये लिखा है डेट, और इसमें ये फॉर्मेट बता दिया है, ईयर, मंथ, या फिर जो
हम क्या करते हैं, पहले डेट को दिखाते हैं, फिर मंथ को दिखाते हैं, फिर ईयर को दिखाते हैं। और फिर मैं कर देता हूँ हावर। अभी कैसा आ रहा है हावर? हावर जो है मैं चाहता हूँ 12 आवर्स के फॉर्मेट में आए, अभी ये 24 आवर्स के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, हावर कॉलन सेकंड, और ए एम पी एम भी दिखा दे तो मैंने ए लगा दिया। तो ए से क्या होगा, ए एम पी एम जो भी टाइम होगा वो भी दिखा देगा। ठीक है, और अगर कोई रिज़ल्ट नहीं हुआ तो हमारा ये एम्प्टी वाला पार्ट चलेगा। अगर हमें कोई भी डेटा नहीं मिला, अभी तक किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया है, तो फिर ये एम्प्टी वाला पार्ट चलेगा और ये मैसेज आएगा नो अटेम्प्ट्स, नो कंप्लीटेड अटेम्प्ट्स येट। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ठीक है, देखो एक स्कोर 4 है और दो स्कोर हमारे पास यहाँ पे 0 0 हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये CSV फाइल वाला कर लेते हैं। अब इस तरीके का एक डिज़ाइन बनाना है, तो पहले इसका हम कर लेते हैं, पहले इसका हम डिज़ाइन बना लेते हैं। तो एक नया फाइल बनाते हैं import अंडरस्कोर CSV नाम का, कुछ भी नाम दे सकते हो, थोड़ा सा मैं साइज इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ। टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल बना दिया, import अंडरस्कोर CSV डॉट HTML, import अंडरस्कोर CSV डॉट HTML। अब यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी मैं इतना पार्ट कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया बेस डॉट HTML को, फिर हमने ये ब्लॉक कंटेंट यहाँ पे चालू किया, और ब्लॉक कंटेंट को नीचे हमें एंड करना पड़ेगा रो जस्टिफाई सेंटर। ठीक है, रो इसके अंदर जो कॉलम रहेगा वो सेंटर में आएगा स्क्रीन के, कॉलम बना दिया और डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स, अब यहाँ पे तो मुझे ऐसे कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देना है ऊपर, तो इसको एक काम करते हटा देते हैं। हेडिंग में डिस्प्ले फ्लेक्स को यहाँ पे हटा देता हूँ, सीधे मैं कार्ड के अंदर ही कर लेता हूँ पूरा। ठीक है, मैंने कार्ड बनाया और कार्ड बॉडी बना लिया, इसके अंदर ही मैं एक हेडिंग यूज़ कर लूँगा H4 साइज का। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया import CSV क्वेश्चंस, या फिर import क्वेश्चंस CSV फाइल। CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, CSV फॉर्मेट कर दिया। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक CSV फाइल मैंने बना के रखी है, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो CSV फाइल आपकी एक्सेल के साथ ओपन हो जाती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ, इसमें ये सब कॉलम्स हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे ये डिफ़िकल्टी नाम का कॉलम है, क्वेश्चन नाम का कॉलम है, फिर ये 4 चॉइसेस हैं, और एक करेक्ट इंडेक्स है। करेक्ट इंडेक्स मतलब कौन सा आंसर सही है। अब अभी मेरे पास जो है सब में 0 है, अलग अलग भी हो सकते हैं, सब में यहाँ पे 0 0 है, मतलब पहला आंसर सही है ना। ठीक है, चॉइस 1 जो है सही है, बट आपके केस में अलग अलग हो सकते हैं, 0 1 2। ठीक है, तो अभी आप क्वेश्चन आंसर्स सही हैं गलत हैं वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट आप अपने हिसाब से इसमें क्वेश्चंस रख लेना, और जो ऑप्शन सही हो, जैसे फोर्थ ऑप्शन सही है तो आपका करेक्ट इंडेक्स क्या रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हम करेंगे। पहला चॉइस को हम 0 मानेंगे, दूसरे चॉइस को इंडेक्स नंबर 1 मानेंगे, तो उसके हिसाब से आप 0 to 3 आप यहाँ पे काउंट करना। ठीक है, अब ये डेटा मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करवाना है।
मेरा टास्क ये है कि मुझे डेटा को इंपोर्ट करवाना है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि उतने कॉलम्स होने चाहिए जो हमें चाहिए डेटाबेस में इंसर्ट करवाने के लिए। ठीक है, इतना लिखा। अब इसके नीचे मैंने एक पैराग्राफ बना दिया। हमारी जो CSV फाइल होगी उसमें क्या क्या कॉलम्स होने चाहिए वो मैं बता देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग पे मैं लिख देता हूँ क्लास, मार्जिन बॉटम से दे देता हूँ 2 का, और पैराग्राफ के अंदर में इसको टेक्स्ट म्यूटेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने दे दिया अपलोड अ CSV फाइल विद द फॉलोइंग कॉलम्स। मैंने बता दिया क्या क्या कॉलम होने चाहिए। आपकी जो CSV फाइल होगी उसमें कॉलम्स होने चाहिए, डिफ़िकल्टी कॉलम होना चाहिए, डिफ़िकल्टी, ठीक है, डिफ़िकल्टी होना चाहिए, क्वेश्चन का टेक्स्ट होना चाहिए, फिर आपका ऑप्शंस होने चाहिए। ऑप्शन की जगह आप चॉइस कर सकते हो इसको। मॉडल्स में देख लो आपने क्या रखा था। मॉडल्स में तो चॉइस के अंदर तो डायरेक्ट हमारा टेक्स्ट था, ठीक है। हाँ ना, ऑप्शन बोलो या चॉइस बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 4 हमारे पास चॉइस टेक्स्ट होने चाहिए। चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4, और हमारे पास एक होना चाहिए करेक्ट इंडेक्स। ठीक है, करेक्ट आंसर का इंडेक्स। ठीक है, तो देखो जो कॉलम होंगे उसी हिसाब से तो फिर आप कोड करोगे, तो कॉलम्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी CSV फाइल के अंदर चेक कर लेना, जो आपके कॉलम्स हैं उसी हिसाब से आपको कोड करना पड़ेगा। और कोई भी अगर दूसरा क्वेश्चंस अपलोड करेगा CSV के फॉर्म में, दूसरा CSV फाइल अपलोड करेगा, तो उसको भी यही कॉलम्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये कॉलम्स आपके CSV फाइल के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना ये एक CSV फाइल है, डॉट के बाद क्या है CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो पैराग्राफ में हमने ये लिख दिया। अब इसका आउटपुट भी हमें साथ में दिखता जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम्म, ठीक है, ये चलो पूरा बना ही लेते हैं पहले, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ के बाद हम एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म एक्शन इक्वल टू, एक्शन की ज़रूरत नहीं है, एक्शन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, फॉर्म मेथड इक्वल टू दे दिया पोस्ट, इंक्रिप्शन में दे दिया मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये आपको देना ज़रूरी है जब भी आप कोई फ़ाइल अपलोड करवाते हो, कोई इमेज फ़ाइल हो या किसी भी तरीके की फ़ाइल हो, तो आपको ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा देना पड़ता है, क्योंकि फ़ाइल के मल्टीपल उसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। लाइक फ़ाइल का साइज होता है, फ़ाइल का एक्सटेंशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये देते हो साइज भी होता है फ़ाइल का, तो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हम देते हैं। CSRF टोकन तो हमें देना पड़ता है जब भी हम पोस्ट का यूज़ करते हैं, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक से बचने के लिए। फिर हमने यहाँ पे एक डिव बनाया, मार्जिन दे दिया बॉटम से 3। इनपुट में हमने फाइल अपलोड करवानी है, तो हमने टाइप क्या यूज़ कर लिया, फाइल यूज़ कर लिया। और फॉर्म कंट्रोल ताकि फुल विड्थ आ जाए, नाम दे दिया इसका CSV अंडरस्कोर फाइल, कुछ भी नाम दे सकते हो। और ये बता दिया कि ओनली CSV फाइल एक्सेप्ट होना चाहिए, आप कोई दूसरी फाइल अपलोड नहीं करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इमेज अपलोड करवा दी, PDF अपलोड करवा दिया, तो वो सब पॉसिबल नहीं है। केवल CSV फाइल आपकी अपलोड होगी। रिक्वायर्ड कर दिया मतलब फिल करना, फाइल अपलोड करना ज़रूरी है। फिर नीचे बटन आ जाएगा, बटन में आपने लिख दिया सबमिट, बटन जो है टाइप आपने सबमिट यूज़ कर लिया, और बटन पे लिखा हुआ आएगा इम्पोर्ट।
और यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया बटन बटन प्राइमरी। ठीक है, फिर एंकर टैग अगर लगाना है तो लगा दो, बट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैंने इतना किया और फॉर्म को यहीं पे क्लोज कर दिया। अब ऊपर डिव देख लेते हैं कितने हमारे बचे हुए हैं, वो सारे क्लोज कर देते हैं। तो ये सारे डिव हमारे क्लोज हो गए। एक और बचा होगा रो वाला। ठीक है, ये हमारा कॉलम का, और ये कार्ड का, ये कार्ड बॉडी का। ठीक है, तो एक डिव हमारा और यहाँ पे आएगा, और नीचे एंड ब्लॉक जरूरी है। ठीक है, ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, एंड ब्लॉक। और यहाँ पे मैसेज अगर दिखाना हो तो मैसेज भी आप दिखा सकते हो। मैसेज दिखाने के लिए आई थिंक मैंने कहीं तो पहले कोड लिखा था, एआई सेटिंग्स में लिखा था आई थिंक। ठीक है, यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फाइल अपलोड हुई या नहीं हुई वो आप मैसेज दिखा सकते हो। तो इस पैराग्राफ के नीचे दिखा देता हूँ, फॉर्म के ऊपर। ठीक है, अगर फाइल हमारी सक्सेसफुली अपलोड हो गई तो मैं चाहता हूँ कि हमें मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो हमारा जो भी मैसेज होगा, सक्सेस मैसेज या फिर एरर मैसेज, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, हम चेक करेंगे अगर कोई मैसेजेस अवेलेबल हैं तो लूप लगा के सभी मैसेज को निकालो, और एक अलर्ट के अंदर आप मैसेज का टेग जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैसेज आपका सक्सेस वाला है या एरर वाला है, तो ये अलर्ट सक्सेस, अलर्ट एरर, अलर्ट इन्फो, इस तरीके से अपने आप ये क्लास बन जाएगी। उस हिसाब से हमारा कलर भी आ जाएगा इस डिव के अंदर। और जो मैसेज होगा वो हमने टेक्स्ट यहाँ पे दिखा दिया, और बटन दे दिया ताकि हमारा जो मैसेज का बॉक्स रहेगा उसको हम क्लोज कर पाएँ। ठीक है, अब इसका व्यू बनाएंगे। ठीक है, तो इसका व्यू फंक्शन बना लेते हैं। व्यूज डॉट पी वाई के अंदर आके, ठीक है, अगर यहाँ एक बार आप और चेक कर लो कुछ एक बार आप आराम से इसको चेक कर लो, कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ और अब इसका व्यू फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपने पूरा बना लिया होगा। ये कोड लिखने के बाद हम करते हैं, हमारा फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ सबसे पहले तो इंपोर्ट स्टेटमेंट हम दे देते हैं। लाइक मैंने इंपोर्ट कर लिया CSV। इसको हम यूज़ करेंगे जो हमारी CSV फाइल रहेगी उसको रीड करने के लिए, है ना। CSV फाइल को हमें रीड करना है, डिक्शनरी के फॉर्म में हम रीड करेंगे एक एक रो को, तो वहाँ पे ये हमें हेल्प करेगा। फॉर CSV एक्सपोर्ट ऑफ लीडर बोर्ड डेटा, नहीं एक्सपोर्ट वगैरह तो नहीं, हमें रीड करने का काम करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे कर लिया फ्रॉम आयो इंपोर्ट टेक्स्ट आयो रेपर। तो अब मैंने इंपोर्ट कर लिया टेक्स्ट आयो रेपर को। टेक्स्ट आयो रेपर क्या करेगा, अभी क्या होगा, जो फाइल हम अपलोड करेंगे, यहाँ पे जो CSV फाइल हम अपलोड करेंगे तो वो बाइनरी फॉर्म में हमारे पास आएगी। उसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, टेक्स्ट मोड में। ठीक है, तो टेक्स्ट मोड में हम कन्वर्ट कर पाएंगे बाय यूजिंग दिस टेक्स्ट आयो रेपर। एंड उसके अलावा मुझे मैसेज की ज़रूरत पड़ेगी, मैसेज फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ऑलरेडी हम इंपोर्ट करवा चुके हैं ऊपर। ठीक है, तो दोबारा से हमें मैसेज फ्रेमवर्क इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर मैंने करवाया था कहीं ना कहीं। ओके, अब हम बना लेते हैं ये फंक्शन। तो नाम क्या रख देते हैं, इंपोर्ट अंडरस्कोर CSV, सही है। डिफाइन इंपोर्ट अंडरस्कोर CSV, और
ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल पोस्ट। ठीक है, अगर पोस्ट मेथड से हमारे पास रिक्वेस्ट आया है तो हमें जो है फाइल का जो डेटा है वो निकालना है। तो मान लो मैंने नाम दे दिया CSV_फाइल। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट गेट। ठीक है, जब फाइल से डेटा निकालना है तो आप रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट गेट लगाते हो, और CSV_फाइल लगाया, ये क्या है, नाम है, ये जो आपने नाम दिया था यहाँ पे जो भी आपने इनपुट कंट्रोल का नाम दिया होगा CSV_फाइल, यही नाम आपको यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो फाइल को आपने निकाला इसके अंदर। अब अगर फाइल प्रेजेंट नहीं है ना, मान लो किसी ने बिना फाइल सेलेक्ट किए अपलोड कर दिया, वैसे तो मैंने रिक्वायर्ड लगा हुआ है, और बैकएंड पे भी अगर चेक करना है कि फ़ाइल अगर हमें नहीं मिली तो आप ये मैसेज दिखा दो, नो फाइल अपलोडेड, या फिर प्लीज़ अपलोड अ CSV फाइल। इस तरीके से मैसेज दिखा के आप रीडायरेक्ट कर दो वापस यहीं पे import_CSV पे आप रीडायरेक्ट कर दो, या फिर मान लो इसका नाम रख देंगे quiz_import_CSV, जो भी नाम देना है। अभी तो मैंने URL बनाया नहीं है, तो मैं इसी पेज पे वापस रीडायरेक्ट कर दूंगा और ये मैसेज हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैंने फाइल को अपलोड किया है तो अब मुझे फाइल से डेटा को रीड करना है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, फाइल से डेटा रीड करना है। तो ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर हमने ये लिखा। ठीक है, ट्राई के अंदर हमने क्या किया, अब देखो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो फाइल हमारे पास आएगी वो बाइनरी फॉर्मेट में आएगी, तो मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, टेक्स्ट मोड में। तो टेक्स्ट मोड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट आयो रैपर का, और इसमें आप फाइल का नाम बताते हो कि ये फाइल है आपकी CSV_फाइल, ये आप लिखोगे, या आपने अपनी फाइल को बता दिया, पूरी की पूरी फाइल आपने यहाँ बताया ये फाइल है हमारी, और इसको आप टेक्स्ट मोड में कन्वर्ट कर दो ये वाले एनकोडिंग को यूज़ करते हुए। अलग अलग एनकोडिंग स्कीम होती हैं, तो हमने जो है यूज़ कर लिया है किसको, UTF-8 को हमने यूज़ कर लिया। ये जो है मोस्ट कॉमन एनकोडिंग होता है, जो कि काफ़ी बड़े कैरेक्टर सेट को अंडरस्टैंड करता है, हिंदी, इंग्लिश, इमोजीज हो गए या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, सबको अंडरस्टैंड करता है, तो उनके हिसाब से ये प्रॉपर जो है हमें टेक्सुअल फाइल बना के दे देगा। अब टेक्सुअल फाइल हमारी बन गई है ना, हमने बना ली, क्योंकि जो CSV के थ्रू हम डेटा रीड करेंगे तो हमें टेक्सुअल डेटा चाहिए होता है। तो यहाँ पे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ा, फिर हमने डेटा को रीड किया, और CSV जो हमने इंपोर्ट किया था डेटा को रीड करने के लिए, उसके थ्रू हमने एक फंक्शन कॉल कर दिया डिक्शनरी रीडर। तो ये क्या करेगा, आपका जो फाइल आया है टेक्सुअल फॉर्म में उसमें से डेटा रीड करेगा, और ये जो है डिक्शनरी के फॉर्म में रीड करता है। देखते हैं कुछ कमेंट आता है क्या। ठीक है, कुछ कमेंट तो प्रॉपर नहीं आ रहा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या करता है, डिक्शनरी के फॉर्म में सारी की सारी जो रोज होंगी इसके अंदर, ये सारी जो रो हैं उनको डिक्शनरी के फॉर्मेट में रीड करके रीडर के अंदर ले आएगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कमेंट करके मैं बताऊँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, डिक्शनरी के फॉर्म में कैसे आएगा हमारे पास डेटा, लाइक दिस। ठीक है, मैं कमेंट कैसे लगाऊं यहाँ पे, एक काम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास रहेगा क्वेश्चन, डिफ़िकल्टी और चॉइस, चॉइस 1, चॉइस 2, अप टू सोन चॉइस 3, ठीक है, चॉइस 4, और उसके बाद क्या था, करेक्ट चॉइस। तो जो भी कॉलम्स थे
है ना। अभी डिफ़िकल्टी पहले है, मैंने बाद में लिख दिया है। ठीक है, ये हमारा पहले है। ठीक है, ये कमेंट कर देता हूँ। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये जो डिक्शनरी के फॉर्म में रो बाय रो डेटा को रीड करेगा। तो पहला जो डेटा है डिक्शनरी में लिया, दूसरे को, तो सारी रोज को जो है डिक्शनरीज के फॉर्म में रीड करके हम लेके आ गए। तो पूरा का पूरा हमारे पास सेट ऑफ डिक्शनरीज है। कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। तो डिक्शनरीज के फॉर्म में डेटा इसके अंदर आ गया रीडर के अंदर। अब रीडर से हम वन बाय वन एक एक डिक्शनरी यहाँ पे लेते जाएंगे। ठीक है, पहले डिक्शनरी को लिया, दूसरे को लिया, जितना डेटा होगा उतनी बार ये लूप चलेगा। अब डिक्शनरी से डेटा निकालना होता है तो आप क्या लगाते हो, गेट लगाते हो, है ना। तो आपने लिखा रो डॉट गेट। अब क्या क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है, डिफ़िकल्टी भी है, डिफ़िकल्टी लेवल भी है। ठीक है, आगे पीछे निकाल सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म हम्म, तो ये जो सीक्वेंस में है वही सीक्वेंस में निकालना है तो वैसा भी कर सकते हो, बट आगे पीछे भी करोगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पहले क्वेश्चन निकाल लिया, पहले बाद में डिफ़िकल्टी निकाल लिया, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जितना भी डेटा आया है, डिक्शनरीज आई हैं मेरे पास, उनसे मैं डेटा निकालूंगा वन बाय वन। तो जो पहला वाला हमारा रो होगा उसमें जो डिफ़िकल्टी का लेवल होगा वो निकाल लिया, और हमने यहाँ पे लगा दिया मीडियम। मतलब अगर हमें डिफ़िकल्टी मिला है तो वो निकाल के आप यहाँ पे रख दो, नहीं मिला तो हम चाहते हैं डिफ़ॉल्ट मीडियम हो जाए। ठीक है, अगर हो इन केस हमारे इस कॉलम के अंदर डेटा नहीं है डिफ़िकल्टी वाले में, तो डिफ़ॉल्ट आप मीडियम ले लो। और लोअर केस में कन्वर्ट करना यहाँ पे ज़रूरी है इस वाले कॉलम को, क्योंकि आप याद करो मॉडल्स के अंदर मैंने डिफ़िकल्टी को डेटाबेस में जब रखा था तो इसको स्मॉल लेटर में रखा था। तो ये लोअर केस में ज़रूर आप कन्वर्ट कर लेना, अगर यहाँ पे लोअर केस में नहीं है तो। CSV में लोअर केस है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस अगर हमारी जो CSV फाइल है उसमें किसी ने कैपिटल रख दिया तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर रो डॉट गेट, इसी तरह क्वेश्चन को गेट कर लिया। यहाँ पे कॉलम का नाम चेक कर लो, क्वेश्चन, क्वेश्चन को गेट कर लिया क्वेश्चन अंडरस्कोर टेक्स्ट के अंदर। और चॉइस डेटा, अब जितनी भी चॉइसेस हैं उसको एक लिस्ट में गेट कर लिया। रो डॉट गेट चॉइस वन, चॉइस वन को मैंने गेट कर लिया टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में। टेक्स्ट नाम, ये डिक्शनरीज बना दी इसके अंदर। ठीक है, तो देखो सारी की सारी चॉइसेस भी हमारे पास आ जाएंगी टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, सारी की सारी चॉइसेस को हमने रीड कर लिया। और इज अंडरस्कोर करेक्ट, ठीक है, चॉइस करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो इसके अंदर पता चलते जाएगा। देखो अगर पहला चॉइस करेक्ट है तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कंपेयर कर लिया। अगर करेक्ट चॉइस बराबर है वन के तो हमें ट्रू मिल जाएगा, है ना। वैसे लेकिन हमारा जो है जीरो से चालू हो रहा है, तो मैं जीरो स्टार्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, या फिर नहीं, यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, ठीक है, नहीं नहीं, जीरो से हमने स्टार्ट किया ना, हमने यहाँ पे 0 1 2 के फॉर्म में रखा हुआ है इंडेक्स, 0 1 2 3। ठीक है, तो करेक्ट चॉइस अगर जीरो के बराबर है मतलब पहले वाले में हमें ट्रू मिल जाएगा, अगर वन के बराबर है तो यहाँ ट्रू मिलेगा, टू के बराबर है तो यहाँ ट्रू मिलेगा, है ना। जो इक्वल नहीं होगा वहाँ फॉल्स मिलेगा, जहाँ इक्वल रहेगा वो ट्रू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करेक्ट चॉइस का भी पता चल जाएगा कि कौन सी चॉइस हमारी करेक्ट है ना। ये सारी चॉइस हैं और कौन सा ट्रू है या फॉल्स है वो भी यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद हमें ये डेटा इंसर्ट करवाना है, ये सब हमने गेट कर लिया। तो
हमने यहाँ पे लगा दिया क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। पहले हम क्वेश्चन टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और टेक्स्ट इक्वल टू दे दिया मैंने क्वेश्चन डॉट टेक्स्ट। ये क्वेश्चन का टेक्स्ट हमने दे दिया यहाँ पे, और ये हमने दे दिया डिफ़िकल्टी। और अगर हम चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो, है ना, अगर आप चाहते हो कि कोई क्वेश्चन आपका रिपीट ना हो, तो आप इसमें क्या लगा सकते हो, क्वेश्चन कॉमा क्रिएटेड। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हो क्वेश्चन कॉमा क्रिएटेड, और यहाँ लिख सकते हो गेट और क्रिएट, गेट और क्रिएट। ठीक है, गेट और क्रिएट से क्या होता है कि आपका अगर ये क्वेश्चन पहले से है डेटाबेस में, तो दोबारा आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, है ना। ये क्वेश्चन अगर पहले से होगा, टेक्स्ट के बेसिस पे हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर ये क्वेश्चन पहले से है तो हमारा, और डिफ़िकल्टी में हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन, ये डिफ़िकल्टी, इसको एक काम कर देते हैं, बता देते हैं यहाँ पे, ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, हमने बता दिया। ये तो हमने डिफ़ॉल्ट रखा था, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे मॉडल्स के अंदर। डिफ़िकल्टी हमने डिफ़ॉल्ट दिया था मीडियम। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन के बेसिस पे यहाँ पे चेक हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दोबारा हमारा सेम क्वेश्चन का रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा, और अगर रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो क्रिएटेड में ट्रू आएगा, रिकॉर्ड अगर क्रिएट नहीं हुआ तो इसमें फॉल्स आएगा। और जो भी हमारा रिकॉर्ड क्रिएट होगा वो क्वेश्चन के अंदर रिसीव होगा। अगर वो नया क्रिएट होता है तब भी इसमें आएगा रिकॉर्ड, अगर पहले से है रिकॉर्ड तो यहाँ पे गेट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये या तो इंसर्ट करेगा या तो गेट करेगा, है ना। अगर पहले से होगा तो ओनली गेट करेगा और क्रिएटेड में फॉल्स देगा, और पहले से अगर ये रिकॉर्ड नहीं है तो ये हमारा रिकॉर्ड, पहले से अगर ये रिकॉर्ड नहीं है तो क्रिएट करेगा, रिकॉर्ड आएगा क्वेश्चन के अंदर और उसमें क्रिएटेड के अंदर ट्रू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे, ये तो हमने क्वेश्चन के अंदर इंसर्ट करवा दिया, और चॉइसेस हमें इंसर्ट करवाना है किसके अंदर, चॉइस मॉडल के अंदर। तो हमने यहाँ पे लिखा जो भी ये चॉइस डेटा था जिसके अंदर हमारा, इसके अंदर हमें करेक्ट भी इंसर्ट करवाना है और जो टेक्स्ट होता है वो भी इंसर्ट करवाना है, और जिस क्वेश्चन का डेटा हम इंसर्ट करवा रहे हैं, जिस क्वेश्चन के लिए हम चॉइसेस यहाँ पे एंटर करवा रहे हैं, वो भी मुझे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे देखो, आपको, आपके पास क्योंकि ये एक लिस्ट है तो आपने लूप लगा दिया यहाँ पे, चॉइसेस का डेटा आपने चॉइस डेटा के अंदर रिसीव करते गए, और आपने देखा अगर इसके अंदर टेक्स्ट अवेलेबल है तो आपको डेटा इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा चॉइस डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और क्वेश्चन तो सेम रहेगा, सेम क्वेश्चन के लिए काम हो रहा है। क्रिएटेड, यहाँ पे हम क्रिएटेड, हम अगर क्रिएटेड हम यहाँ पे लगाते हैं तो ठीक है, अभी तो मैंने इस क्रिएटेड का कुछ यूज़ नहीं किया है। क्वेश्चन चॉइस,
एक काम करते हैं, हम दो वेरिएबल और बना लेते हैं ऊपर। ठीक है, ऊपर हम दो वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कितने क्वेश्चन क्रिएट हुए और कितनी चॉइस क्रिएट हुई हुई एट द एंड। तो मैं क्या करता हूँ, दो यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ। एक बना लेता हूँ क्रिएटेड अंडरस्कोर क्वेश्चन नाम का, कितने क्वेश्चन क्रिएट हुए, और उसमें मैंने शुरू में डाल दिया 0। इसी तरह कितने चॉइस क्रिएट हुए, क्रिएटेड अंडरस्कोर चॉइसेस, उसके अंदर भी मैंने 0 डाल दिया। इसको हम इंडेंटेशन सही कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर आपने इंडेंटेशन कर दिया ट्राई के अंदर, है ना। कितने क्वेश्चन और कितने चॉइस क्रिएट हुए वो भी आपको पता चले। तो देखो, अगर क्रिएट हुआ है तो हमने यहाँ पे लगा दिया इफ़ क्रिएटेड, तो क्वेश्चन को प्लस इक्वल टू 1 कर दो। इसी तरह चॉइस क्रिएट होता है तो उसको प्लस इक्वल टू 1 कर दो। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन अगर क्रिएट हुआ है तो ही मुझे चॉइस एंटर करवाना है। ठीक है, इसको भी मैं चाहूँ तो एक इफ़ के अंदर रख सकता हूँ। एक कंडीशन में वो लगा सकता हूँ यहाँ पे चाहो तो, या डायरेक्ट इसको मैं इफ़ के अंदर रख सकता हूँ। ठीक है, या तो मैंने इसको कट कर लिया और एक कंडीशन और लगा दी। मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ क्वेश्चन डॉट चॉइसेस, इफ़ क्वेश्चन डॉट चॉइसेस डॉट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लगा दी कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्वेश्चन अगर क्रिएट होता है तो हमने प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। मतलब जब भी हमारा एक नया क्वेश्चन क्रिएट होगा, डेटाबेस में जाएगा, तो क्वेश्चन का ट्रैक हम रख पाएंगे कि इतने क्वेश्चन क्रिएट होते जा रहे हैं और कितने चॉइसेस क्रिएट हुए। तो पहले तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि ये जो अभी हमारा नया क्वेश्चन बना है उसमें पहले से कोई चॉइस अवेलेबल है या नहीं है ना। उस क्वेश्चन में अगर कोई चॉइस नहीं होगी तभी मुझे चॉइस इंसर्ट करवाना है। तो मैंने सारी की सारी जो चॉइस थी उन चॉइसेस को निकाला और देखा चॉइसेस अगर अवेलेबल हैं, मतलब चॉइसेस के अंदर अगर डेटा मुझे मिला है, तो मैं क्या करूँगा, वन बाय वन चॉइस को इंसर्ट करवाते जाऊँगा। क्वेश्चन इंसर्ट करवा दिया, और चॉइस का जो टेक्स्ट था, टेक्स्ट हमें यहाँ से मिल जाएगा, चॉइस डेटा टेक्स्ट। चॉइस का जो टेक्स्ट था वो हमने इंसर्ट करवा दिया। उसके अलावा इज़ अंडरस्कोर करेक्ट, उसके अंदर हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया था ऊपर ट्रू और फॉल्स, तो वो भी हमने यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। कॉलम के नाम ध्यान से देख लेना, टेक्स्ट और इज़ अंडरस्कोर करेक्ट, टेक्स्ट और इज़ अंडरस्कोर करेक्ट। ठीक है, देखो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रू फॉल्स निकालने का ये वाला तरीका यूज़ कर लिया, आप चाहो तो ये भी यूज़ कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पे किया था। सीड अंडरस्कोर क्वेश्चन नाम का जो हमने बनाया था, हम इनूमरेट भी यूज़ कर सकते थे। इनूमरेट के थ्रू हमें नंबर, इंडेक्स नंबर मिल जाता। ये वाला तरीका भी आप यूज़ कर सकते थे, मैंने ये तरीका यूज़ किया था पहले। ठीक है, एक ये वाला तरीका हो गया और यहाँ पे एक थोड़ा बदल के मैंने बता दिया। ठीक है, अदरवाइज हम यहीं पे जब लूप लगाते तो यहाँ पे इनमरेट का यूज़ कर सकते थे, कॉमा लगा के। ठीक है, कॉमा लगा के नहीं, इनमरेट उसके अंदर लिख सकते थे हम चॉइसेस।
तो हमें एक नंबर भी मिलते जाता, फिर हम यहाँ पे कंपेयर करवा लेते। तो एक ही बात है, आपने ऊपर कंपेयर करवा लिया या फिर यहाँ पे कंपेयर करवाया। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये वाला तरीका यूज़ करके देख लेना। हम्म, ठीक है। और जब भी मेरा चॉइस क्रिएट होगा तो मैंने चॉइस को भी यहाँ पे काउंट कर लिया कि इतना मेरे पास चॉइस क्रिएट हुआ है। और मैसेज के अंदर हमने दे दिया CSV इम्पोर्टेड सक्सेसफुली, और इतने क्वेश्चन हमारे क्रिएट हुए और इतने चॉइसेस हमारे क्रिएट हुए। ठीक है। और अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो ये एक्सेप्शन हमें डिस्प्ले हो जाएगी। अगर कोई एरर आती है तो हमें यहाँ पे मैसेज आ जाएगा एरर प्रोसेसिंग CSV, और कोई भी जो एक्सेप्शन होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और रीडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पे, क्विज अंडरस्कोर इम्पोर्ट अंडरस्कोर CSV पे। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन प्रॉपर चेक कर लेना, ट्राई, और यहाँ पे ये एक्सेप्ट उसी जगह पे लगाया है आपने। ठीक है, और ये पूरा प्रॉपर इंडेंटेशन आप चेक कर लेना। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, CSV फाइल को हमने गेट कर लिया फ्रंट एंड से, अगर अवेलेबल नहीं है तो ये मैसेज आएगा और वापस उसी पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और अगर अवेलेबल है तो पहले मैंने उसको टेक्स्ट मोड में कन्वर्ट किया UTF-8 का इनकोडिंग को यूज़ करते हुए। फिर रो बाय रो हमने सारी की सारी जो रोज़ थी उनको डिक्शनरी के फॉर्म में रीड करके ले आए रीडर के अंदर। और ये हमारे ट्रेकर हो जाएंगे जो काउंट रखेंगे कि कितने क्वेश्चन लास्ट में आपके बने और कितने चॉइसेस आपके बने, इंसर्ट हुए। फिर डिक्शनरी के फॉर्म में जो डेटा था वो हमने रीड किया वन बाय वन, एक एक डिक्शनरी को रीड किया। और डिक्शनरी के अंदर डेटा जब लेना होता है, किसी पार्टिकुलर की का डेटा लेना होता है तो गेट लगाते हो। तो फिर आपने की का नाम बताया, डिफ़िकल्टी को लिया। डिफ़िकल्टी अगर नहीं मिलता है हमें CSV फाइल में, अगर डिफ़िकल्टी मिसिंग है तो हमने मीडियम ले लिया। उस कॉलम में अगर वैल्यू नहीं है तो मीडियम ले लिया, और ये लोअर केस में कन्वर्ट करवा दिया, क्योंकि डेटाबेस में हमने इसको लोअर चॉइस के अंदर हमने इसको चॉइस टपल के अंदर हमने इसको लोअर केस में रखा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन को लिया, चॉइसेस को भी लिया, सारी की सारी चॉइसेस को लिया और इसको लिस्ट के अंदर रख दिया है। ठीक है, और करेक्ट चॉइस को भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि कौन सा चॉइस हमारा करेक्ट है, इनकरेक्ट है। और फिर हमने क्वेश्चन के अंदर डेटा इंसर्ट करवाया। अगर डुप्लीकेट डेटा होगा तो इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, डुप्लीकेट क्वेश्चन होगा तो इंसर्ट नहीं होगा। अगर डेटा इंसर्ट हुआ है तो ये क्वेश्चन काउंट होते जाएगा कि इतने क्वेश्चन हमारे इंसर्ट हुए हैं। हर बार जब क्वेश्चन क्रिएट होगा तो क्वेश्चन का काउंट यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। और क्वेश्चन के अंदर चॉइसेस कहीं पहले से तो नहीं है। अगर पहले से नहीं है तो आप सारा का सारा जो चॉइसेस वाला डेटा था वो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में इंसर्ट कर दो। एक क्वेश्चन इंसर्ट हुआ, उसके सारे चॉइस इंसर्ट हो गए। दूसरा क्वेश्चन इंसर्ट होगा, फिर उसके सारे चॉइस इंसर्ट होंगे। ठीक है, अब इसको चला के देख लेते हैं, एक बार यहाँ देखते हैं। ठीक है, बैकएंड तो चालू है, चेक करते हैं। इंपोर्ट क्वेश्चन में यहाँ पे URL मैंने नहीं दिया हुआ है, पहले URL दे देते हैं यहाँ पे। तो हम अपने URL पैटर्न को यहाँ पे बता देते हैं, पाथ इम्पोर्ट अंडरस्कोर CSV, मैंने क्या नाम दिया था वहाँ पे, क्विज अंडरस्कोर इम्पोर्ट अंडरस्कोर CSV। तो ये जो भी नाम आपने दिया है ना, ये आपके फंक्शन का नाम होना चाहिए। ये चेक कर लेना, फंक्शन का नाम जो भी दिया है इम्पोर्ट CSV, वो आपने वही नाम आपने यहाँ पे यूज़ किया। और ये जो नाम आपने यूज़ किया है ये आपको देना पड़ेगा कहाँ पे, नेव बार पे। नेव बार कहाँ था, base.html पे। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया क्विज अंडरस्कोर इम्पोर्ट अंडरस्कोर CSV। तो अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कोई इधर आ रही है, रिवर्स फॉर क्विज अंडरस्कोर इम्पोर्ट अंडरस्कोर CSV नोट फाउंड, क्विज अंडरस्कोर इम्पोर्ट अंडरस्कोर CSV।
ठीक है, यहाँ तो दे दिया है क्विज अंडरस्कोर इम्पोर्ट अंडरस्कोर CSV। एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट कर लिया। वैल्यू एरर, द व्यू quizape.views import underscore CSV didn't return an HTTP response object. It return none instead. इसको चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। कुछ हमने शायद रेंडर नहीं करवाया है। कौन से पेज पे हमें रीडायरेक्ट करवाना है? अच्छा, ये तो हमने दे दिया कि हमारा अगर एक्सेप्शन आता है या जो भी काम होता है तो यहाँ रीडायरेक्ट कर दो। ये तो पोस्ट वाला हो गया, बट हमें रेंडर भी तो करवाना है। इनिशियली तो हमारा ये वाला पेज डिस्प्ले होगा import अंडरस्कोर csv.html, और जब हम उस पेज पे जब हम फॉर्म फिल करके सबमिट करेंगे तब हमारा ये वाला पार्ट चलेगा, पोस्ट वाला। इतना ठीक है। तो अब आप जाओगे यहाँ पे इंपोर्ट क्वेश्चंस पे, ये डिज़ाइन आ गया। अब लेते हैं यहाँ पे फाइल को। फाइल मेरा रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, तो मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे और इस फाइल को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इंपोर्ट पे क्लिक किया तो ये 10 क्वेश्चन मेरे क्रिएट हो गए और 40 चॉइसेस। ठीक है, करेक्ट है। अगर 10 क्वेश्चन होंगे तो 40 चॉइसेस होने चाहिए, है ना, क्योंकि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, तो 10 मल्टीप्लाई फॉर 40 क्वेश्चंस। तो ये हमारी फाइल भी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो रही है। हम चाहें तो डेटाबेस में चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने CSV का भी यहाँ पे बता दिया, अदरवाइज आप अपलोड तो यहाँ से भी कर सकते हो। ऐड क्वेश्चन पे जाके यहाँ पे भी क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन टेक्स्ट दे सकते हो, डिफ़िकल्टी सेलेक्ट कर सकते हो, फिर आपको ये चॉइसेस यहाँ पे देना है। अब मैं देखता हूँ डेटा, देखो यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है। पहले आई थिंक मैंने 30 क्वेश्चन डाले थे और अभी 10 क्वेश्चन हमने यहाँ से डाल दिए CSV फाइल से। तो आपने सीखा कि हम CSV फाइल से कैसा कैसे जो है डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं, ये भी हमने इस प्रोजेक्ट में सीख लिया। और लीडर बोर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अबाउट वगैरह के लिंक भी हमने यहाँ पे दे दिए हैं। यहाँ पे AI सेटिंग वाला लिंक मैंने नहीं दिया, इसको मैं दे देता हूँ। तो बेस वाले पेज पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने लिंक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, URL नहीं बताया हुआ है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ AI अंडरस्कोर सेटिंग्स, अबाउट होम, अबाउट AI सेटिंग, इंपोर्ट क्वेश्चंस, है ना। यहाँ जो भी लिखोगे बुलेट्स के फॉर्म में आएगा। ठीक है, परफेक्ट है। आप मॉडल भी चेंज करके देख लेना। ठीक है, एक बार हम पूरा क्विज अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मैंने नाम दे दिया। क्या नाम दे दूँ? ठीक है, कुछ भी मैंने नाम दिया और इस बार मीडियम हार्ड ले लेता हूँ। स्टार्ट करता हूँ क्विज को। अरे यार, ये टाइमर तो बहुत बड़ा आ गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 5 रख देना वहाँ पे, टाइमर जो 300 सेकेंड रख देना। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ भी ले लेता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो ज़्यादा कुछ आया नहीं अभी यहाँ पे। ठीक है, इस बार एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर आया। कभी कभी नहीं भी आता है ना, वो AI से क्योंकि डेटा आ रहा है। कभी हमारा, हम क्योंकि अभी फ्री API यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं AI का रिस्पॉन्स भी आ रहा है। 3 क्वेश्चन हो गए और अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है इन क्वेश्चन आंसर के बारे में, अपने से कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, बट सही भी हो रहा है। अच्छा, ये तो क्योंकि हमने इसमें जो रखे थे सब 0 0 वाले थे। ठीक है, ये भी आई थिंक 0 ही होगा। नहीं, ये पता नहीं क्या है इसका।
ठीक है, मैंने कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और ये इनकरेक्ट है। फाइनल एंड व्यू रिज़ल्ट, ठीक है, कितने करेक्ट हुए कितने इनकरेक्ट हुए, सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, डाउनलोड हो रहा है। और होम पे आ गए, लीडर बोर्ड में चेक करोगे तो ये आपका रिज़ल्ट यहाँ पे आ रहा है और इंपोर्ट क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे इसी तरीके से और एआई के प्रोजेक्ट्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।